हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। आप देख सकते हैं म्यांमार में जो भयानक भूकंप आया उस पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों ये भूकंप आया, क्यों भूकंप आते हैं और वहीं पर क्यों आया, इस बार चर्चा करेंगे। क्योंकि 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, ऐसी खबरें हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे भारत ने म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है सहायता के लिए, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको कि मैराथन वीडियो आ रहा है क्वार्टरली, जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक का। कब? 4 अप्रैल की सुबह 10 बजे। तो ये टाइम आपको बुक करके रखना है। इस टाइम पे आपको मेरे साथ रहना है लाइव। ओके, तो ये मैराथन वीडियो है, तमाम एग्जामिनेशंस में बहुत काम आने वाला है। करीब 600 से ज़्यादा MCQ होंगे। लगातार देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप नोटिफाई मी पर जाकर क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिंपल सा है, सबको पता होगा। किस पड़ोसी देश में मार्च 2025 में भूकंप आया जिससे थाईलैंड तक तबाही मच गई? भयानक भूकंप था। आंसर क्या होगा? म्यांमार। ओके, म्यांमार इसका आंसर है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं कि कितनी तबाही वहाँ पर हुई है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेते हैं। कब आया भूकंप? तो म्यांमार के समयानुसार 28 मार्च की सुबह 12 बजकर दोपहर को 12:50 पर मांडले के पास आया। करीब 10 किलोमीटर की ही गहराई थी और तीव्रता 7.7 रिक्टर स्केल का था। इसी वजह से भयानक भूकंप देखने को मिला है, महसूस करने को मिला है। एक बार मैप के जरिए भी चलते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये रहा प्यारा भारत और ये पड़ोसी है हमारा, क्या है नाम? म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार में ये 28 मार्च की दोपहर को 12:50 ये भूकंप आया। मांडले के नज़दीक में, ये देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये यहीं पर भूकंप आया। इसका एपिसेंटर यहाँ पर था। ठीक है, मांडले के नज़दीक, ये म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मांडले से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत कम गहराई पर भूकंप था, 7.7 रिक्टर स्केल का। इस वजह से बड़े पैमाने पर इसका रिएक्शन देखने को मिला है, तबाही देखने को मिली है। ठीक है, पहला जो भूकंप आया वो 7.7 रिक्टर स्केल का था और इसके बाद 11 मिनट बाद उसी क्षेत्र में, उसी के पास में 6.4 रिक्टर स्केल का आफ्टर शॉक आया। आफ्टर शॉक क्या होता है? आफ्टर शॉक आमतौर पर छोटा भूकंप होता है, जो कि उस समय उस क्षेत्र में जो एक बड़ा भूकंप आया, तो होता यह है कि भूकंप के बाद जो फॉल्ट लाइन होते हैं उस हिस्से में थोड़े बदलाव होते हैं, वो फॉल्ट लाइन कहा जाता है, जो शुरुआती भूकंप के दौरान खिसक गए होते हैं और फिर पहले के भूकंप के कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ दिन या कुछ हफ्ते बाद ये झटके आ सकते हैं। ठीक है, ये शुरुआती भूकंप के बराबर भी झटके हो सकते हैं या उससे कम क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, किसने ये जताई है आशंका कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की आशंका है इसमें? तो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, अमेरिकी एजेंसी है, उसने ये कहा है। ओके, और भूकंप का असर इतना ज़्यादा रहा है कि ये देखिए, यहाँ थाईलैंड तक, बैंकॉक तक असर देखने को मिला है इस जगह पर। ठीक है, यहाँ तक देखने को मिला है। आगे हम कुछ मैप दिखाएंगे और वीडियो भी दिखाएंगे जो तबाही वहाँ पर हुई है उसकी। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा एक चीज़ देख लेते हैं कि आखिर ये भूकंप जो है ना, वो क्यों आया और इतनी तबाही वाला भूकंप क्यों था। ठीक है, तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो टेक्टोनिक प्लेटें हैं और नीचे जो पूरा मैग्मा है ना, मैग्मा के ऊपर टेक्टोनिक प्लेटें हैं और उसके ऊपर फिर हम लोग वास करते हैं काफ़ी ऊंचाई के बाद। तो ये देखिए आप इस मैप में, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, ये यूरेशियन प्लेट है इधर वाला, और ये यहाँ पर, ये देखिए आप, यहाँ म्यांमार और फिर ये भारत का हिमालयी जो क्षेत्र है इस तरफ से, और फिर होते हुए, और ये म्यांमार और फिर थाईलैंड, इस सब से होकर गुजरता है, फिर इधर इंडोनेशिया के आसपास चला जाता है। तो इस वजह से क्या होना, ये लगातार टक्कर हो रही है। इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ना, वो लगातार ऊपर टक्कर मार रही है और यूरेशियन प्लेट इस तरफ टक्कर मार रही है, जिससे उसकी वजह से ये जो भूकंप है वो देखने को मिला है। ये सब हम बताएंगे, उससे पहले हम एक बार आपको दिखा देते हैं जो भूकंप की स्थिति है। देखिए, एक समय आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है ना, पूरा जो भूभाग था
स्थल का वो एक ही जगह सिमटा हुआ था, उसको पेंजिया कहते हैं। तो अरबों साल के बाद ये धीरे 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 ये सारे अलग हुए, जो भूभाग है वो, और उसके साथ प्लेट्स जो है ना वो खिसके, और खिसके तो जो इंडियन प्लेट है वो खिसक गया किस पर, वो खिसक के चला गया यूरेशियन प्लेट की ओर। क्लियर होगी बात? तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। यहाँ से लेकर आप देखिए कि ये म्यांमार, इधर दूसरी तरफ जो देखेंगे अगर आप, तो वो इलाका कौन सा है, वो है थाईलैंड का। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो निर्माण हुआ ना, इस वजह से ये फॉल्ट लाइन अभी भी बना हुआ है। और ये जो इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये लगातार धक्का मार रहा है ऊपर की ओर, और ये यूरेशियन प्लेट की ओर टक्कर हो रही है, उसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। और यहाँ भी ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इस तरफ जैसे अंडमान निकोबार की जो वहाँ देखने को मिलता है, उसके समुद्र के नीचे वहाँ ट्रेन्स हैं। ट्रेन्स का मतलब हुआ कि ऊंचाई वाला हिस्सा है, मतलब समुद्र के नीचे छोटी छोटी पहाड़ियों का श्रृंखला कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही फॉल्ट लाइन है, और इसी की वजह से हमें म्यांमार में इतना बड़ा तगड़ा तूफान, मतलब ये जो भूकंप है ना, वो देखने को मिला है। ठीक है, इस जगह पर, क्योंकि ये जो मैं दिखाऊं आपको, ये फॉल्ट लाइन कहाँ से जा रहा है, ये फॉल्ट लाइन इस तरीके से ऐसे घूमकर और फिर ये हिमालय होते हुए इधर चला जा रहा है। ओके, समझ गए बात? इसी वजह से ये जो भूकंप आया है बहुत ही खतरनाक आया है, और ये पूरा इलाका, हिमालय क्षेत्र, ये सब इलाका बहुत ही गंभीर क्षेत्र, मतलब यहाँ पर भूकंप के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। और इस वजह से इधर इंडोनेशिया की ओर ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा वहाँ कुछ जो छिद्र खुले हुए हैं, उसकी वजह से वहाँ ज्वालामुखी की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये तो क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं कि जो बात अब सामने आ रही है ना कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है, ये खबर कहाँ से आई है? तो ये देखिए, ये एक अमेरिकी जो एजेंसी है ना, उसने ये डेटा दिया है, कहा कि ये चूँकि धरती के बहुत गहराई पर ये भूकंप नहीं आया, इसकी वजह से, इसके शॉक की वजह से ये इसकी स्थिति यहाँ पर है। ये तो 10,000 के आसपास लोगों की मौत होने की खबरें हैं। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब तक हमारे पास जो आंकड़े थे द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के, उसके मुताबिक करीब 1,000 से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की मौत के जो पुष्टि हो चुकी थी। और इस तरीके का नज़ारा देख रहे हैं, ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप, सड़कों का हालत, ये म्यांमार का है। ये जो देख रहे हैं आप, पानी गिर रहा है, क्या जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ से, वहाँ पर ऊपर में जो पूल बने हुए हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल, तो उससे पानी नीचे आ रहा है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग इस तरह से हिल रही है। और फिर आगे देखेंगे किस तरीके से ये जो एक बिल्डिंग है म्यांमार, सॉरी बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी में, वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई, मतलब वो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। अभी आगे मैं इसको दिखाता हूँ, देखिए ये ट्रेन जो है ना किस तरीके से हिल रही है, ये बिल्डिंग ये स्वाहा हो गई। ठीक है, तो इस वजह से ये मतलब बहुत भयानक भूकंप देखने को ये महसूस होने को मिल रहा है। और ये देखिए इस तरीके के वहाँ पर म्यांमार में ज़्यादातर सड़कें ये हालत हो गई हैं, पूरी बदतर हो गई। म्यांमार में आपको पता है कि सैन्य सरकार है, और उसने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और भूकंप के झटके जो ख़ास तौर पर देखने को मिले हैं, कहाँ तक देखने को मिले हैं, आप ये देखिए इसको। और हाँ, ये भूकंप तो यहाँ आया, लेकिन इसका असर इतनी दूर तक बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर असर देखने को मिला भूकंप के झटके? एक तो म्यांमार में, इधर भारत में, बांग्लादेश की ओर, इधर चाइना में, ठीक है, इधर लाओस, और ये बैंकॉक, कंबोडिया, ये सब कुछ हिल गया था पूरा। इस तरफ झटके महसूस किए गए पूरे इलाके में। और ख़ास तौर पे आपको बताऊं कि ये जो म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार और ये थाईलैंड, तो यहाँ पर पिछले 200 सालों में इतना बड़ा भूकंप नहीं आया था। म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहाँ पर, मांडले, वो भूकंप के केंद्र के नज़दीक था। ये स्थिति हुई है। अब भूकंप की वजह से यहाँ पर म्यांमार में ख़ास तौर पर बहुत ही मानवीय संकट पैदा हुआ है, और ये और ज़्यादा गहरा करेगा। ये एक देश जो एक गृह युद्ध में है, खूनी गृह युद्ध से जूझ रहा है 2021 से ही। ठीक है, यहाँ जो भूकंप के हालात हैं बहुत बुरे हैं, कई पुल ढह गए, बर्बाद हो गए, मतलब कि पूरा का पूरा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर म्यांमार का वो बर्बाद हो चुका है।
और नतीजा ये है कि उन सब ने मदद मांगी है वहाँ की सैन्य सरकार ने। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दूँ कि यहाँ कि म्यांमार के 6 राज्यों में, इन सब राज्यों में वहाँ आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी ऐलान कर दिया गया है, ठीक। और भूकंप जो है ना, उसकी वजह से जो ऊर्जा निकली वो बताया जा रहा है कि 334 परमाणु विस्फोट के बराबर की एनर्जी ये निकली है। जो जियोलॉजिस्ट है ये सारी बातें कह रहे हैं, उसके मुताबिक ये मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं कि भूकंप आता ही क्यों है, आखिर क्या ऐसी चीज़ होती है, ऐसी स्थिति होती है। तो कुछ तो मैंने आपको पहले बताया कि पृथ्वी के नीचे कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो पिघली हुई लावा पर टिकी हुई हैं, मैग्मा पर टिकी हुई हैं, और ये प्लेट्स हिलती रहती हैं, लगातार हिलती रहती हैं, और जहाँ टकराती हैं वो फॉल्ट लाइन होता है, और फॉल्ट लाइन पे वो जो पूरी टक्कर की वजह से भूकंप के झटके महसूस होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे से ऊर्जा बाहर आने का रास्ता ढूंढती है और वो कंपन बाहर आता है। और देखिए पृथ्वी पर भूकंप जो है ना वो मतलब हर साल लगभग 5 लाख आते हैं। कितने? 5 लाख भूकंप आते हैं, और इनमें से 20,000 से लेकर 1 लाख तक करीब करीब महसूस किए जाते हैं, और 100 भूकंप ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे विनाशकारी अब तक का जो भूकंप आया था ना वो चिली में आया था। कब? 1960 में, 1960 में। तब उसकी तीव्रता मापी गई थी 9.6 रिक्टर स्केल, और काफ़ी लोगों की मौत हुई थी वहाँ पर, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को जो इंडोनेशिया में भूकंप आया था उसकी वजह से इंडियन ओशन में सुनामी आ गई थी, और इससे 2,30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ये जो भूकंप है वो काफ़ी असर दिखा रहा है। और ये जो भूकंप था ना इस बार का, वो शैलो अर्थक्वेक था, यानी उथला भूकंप था। क्योंकि ये शैलो भूकंप किसको कहते हैं? 0 से 70 किलोमीटर नीचे गहरा होता है, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगर यही भूकंप 7.7 रिक्टर स्केल का अगर 700 किलोमीटर नीचे गहराई पर होता, भूकंप केंद्र अगर होता, तो फिर इतने असर नहीं होते, इतना नुकसान नहीं होता, ठीक है। फिर एक तो शैलो होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है यानी मध्यम, वो 70 से 300 किलोमीटर गहरा होता है, फिर डीप होता है 300 से 700 किलोमीटर गहराई पर यह भूकंप आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें तो समझ लिया आपने, ओके। अब गहराई का पैमाना होता है, जितना भी भूकंप जो है जितने नीचे आएगा, अगर 700 किलोमीटर नीचे आता है तो उसके जो कंपन है ना, वो शॉक वो ऊपर आते आते कमज़ोर पड़ने लगते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर नीचे हुआ तो उसके कंपन की स्थिति ऊपर ज़्यादा रहती है। तो इसलिए जो उथले भूकंप है ना, वो यानी जो शैलो अर्थक्वेक है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भूकंप क्या क्या असर होता है अलग अलग रिक्टर स्केल पैमाने पर। देखिए 0 से 1.9 ये जो रिक्टर स्केल का होता है, ये मतलब 0 से ज़्यादा, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिस्मोग्राफी पर ही पता चलता है। सिस्मोग्राफी से ही हम मापते हैं कि एक्चुअल में भूकंप की क्या स्थिति थी। 2 से 2.4 का हल्का सा कंपन होता है, 3 से 3.9 का जैसे ऐसा लगता है जैसे आप सड़क पे खड़े हो और बगल से कोई ट्रक गुजर गया हो। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल का जो भूकंप आता है उसमें खिड़कियाँ टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी हुई जो फ्रेम है वो गिर सकती हैं, ठीक है। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल का अगर भूकंप आता है तो फर्नीचर जैसे भारी सामान तक हिल जाते हैं। 6 to 6.9 रिक्टर स्केल का जो होता है उसमें इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। और वहाँ का म्यांमार में कितना भूकंप आया? 7.7 रिक्टर स्केल का। तो ये देखिए 7 से 7.9 में इमारतें गिर जाती हैं, जो कि हुआ वहाँ पर। ज़मीन के अंदर के पाइपलाइन फट जाते हैं, सड़कें फट जाती हैं बिल्कुल। 8 से 8.9 में इमारतें सहित बड़े पुल गिर जाते हैं। कई पुल 7.7 रिक्टर स्केल पर ही गिर गए। क्यों गिर गए म्यांमार में? क्योंकि बहुत गहराई पर नहीं भूकंप आया था, ठीक है। 9 या उससे ज़्यादा हो तो पूरी तबाही हो जाती है, ठीक है। और एक ख़ास बात आप देख लीजिए कि भूकंप के रिक्टर स्केल पैमाने का जो मतलब होता है, 1 रिक्टर स्केल अगर बढ़ गए तो इसका मतलब 10 गुना बढ़ गए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 7 है और 7.1 है, तो इसका मतलब हो गया कि
7 का 2 गुना 7.1 रिक्टर स्केल होगा। ओके, 7.1 का 2 गुना 7.2 रिक्टर स्केल का होगा। 7.2 का 2 गुना 7.3 रिक्टर स्केल का होगा। ठीक है, मतलब कि 7 रिक्टर स्केल और 8 रिक्टर स्केल में 10 गुना ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे बात। अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न लेंगे। और हाँ, मैग्मार के बारे में भी कुछ चर्चा कर लें, एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं फिर से। ठीक है, मैग्मार, ये जो आप देख रहे हैं म्यांमार है। तो यहाँ इसकी राजधानी क्या है? नेपिडो। और यहाँ पर 2021 में सैन्य तख्ता पलट हो गया था, तो उस वक्त से सैन्य सरकार है। और इसके जो चीफ हैं उनका नाम है मिन आंग ह्वांग, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति और खुद को प्रधानमंत्री भी घोषित किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे, फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। ये तमाम जो कंटेंट है, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, उन सबको सुन के और देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2025 में आए भूकंप की वजह से थाईलैंड सरकार ने किस जगह को आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया है? आंसर का बैंकॉक। बैंकॉक जो है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा केंद्र भी है। तो जो भूकंप आया ना म्यांमार में, उसका असर बड़ा थाईलैंड तक देखने को मिला है। ठीक है, और क्यों आया, उसका असर क्या हुआ, उसके बारे में मैंने बताया कि जो प्लेट है यूरेशियन, इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, उसकी जो वो है पूरी की पूरी वो हिमालय क्षेत्र, फिर म्यांमार, फिर थाईलैंड तक होकर उधर से गुजरती है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है पैटोंगटार्न शिनवात्रा। ठीक है, तो उन्होंने ये आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर देखने को मिला है। और ये देखिए किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है पूरी की पूरी भूकंप की वजह से ढह गई। ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और इसका निर्माण लगभग पूरा होने ही वाला था। और इसमें से 101 लोग लापता बताए जा रहे हैं, हम ढूंढा जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। थाईलैंड को तो मैप में आपने देख ही लिया है, एक बार और देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। ओके, प्यारा भारत है, ये म्यांमार हो गया और ये रहा क्या है, ये थाईलैंड है। ठीक है, यहीं पर बैंकॉक में जो है तबाही यहाँ भी देखने को मिली है। सेंटर यहाँ था भूकंप का, झटका यहाँ तक आया क्योंकि हिमालय का जो मतलब वो जो हिमालय से लेकर इस तरफ तक ये इस तरह से फॉल्ट लाइन गया है। इधर इंडियन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट। ओके, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ पर सम्राट है। सम्राट का नाम क्या है? वजीरालोंगकोर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया, कौन सा ऑपरेशन चलाया? आंसर का ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, क्या नाम है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सवाल तो आएगा ही, अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल आते हैं। तो भूकंप से बहुत प्रभावित है, बहुत ही दयनीय स्थिति है म्यांमार की, और उसकी मदद के लिए भारत सबसे पहले आगे आने वाले देशों में से एक है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत ये जो राहत सामग्री है वो भेजी है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये इस तरीके से भेजा गया वहाँ पर। टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, भोजन के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर, आवश्यक जो दवाएं हैं, 15 टन राहत सामग्री की पहली खेप यांगून भेज दी गई। ठीक है, भूकंप के अगले ही दिन। और ये सब म्यांमार पक्ष को सौंपी जा रही है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। और आपको बताऊं कि भारत की ओर से म्यांमार को पूरा का पूरा एक नेवल शिप भेजा गया है। उस शिप में, उस जहाज़ में आपदा राहत से संबंधित सामान रखे हुए हैं। ठीक है, जो कि सीधा वो म्यांमार के तट पर जाएगा और वहाँ पर फिर डिलीवर करेगा वो। और यहाँ तक कि जो नेवी के जो जवान है, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, NDRF के जवान हैं, वो सब उनको सहायता करने के लिए जा रहे हैं। और अब आपने अगर बजट का मेरा करंट अफेयर्स वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था आपको, देखिए विदेशों में जो खर्च करने के लिए, विदेशों के लिए जो सहायता अनुदान है ना, उसमें एक पॉइंट यहाँ भी था, आपदा राहत 64 करोड़ रुपए का।
ये पहले ही सरकार ने अलॉट किया हुआ था कि दुनिया में अगर कहीं भी आपदा आती है, अगर भारत मदद कर सकता है तो उसके लिए ये बजट तो है ही, ठीक है, और खर्चा इसी बजट से होगा। ओके, इस बजट में जैसे सामान वगैरह खरीदे जाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। ओके, तो दुनिया के देशों को भारत मदद करता है अपनी तरफ से, और उसमें आपदा राहत में ये भी बजट का हिस्सा आप देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर सवाल क्या होगा, एक सवाल और भी बन सकता है कि भारत ने किन देशों के लिए अलग अलग तरह के आपदा राहत अभियान चलाए हैं। एक तो अभी लेटेस्ट जो क्या है, ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि अभी 2025 में म्यांमार में भूकंप आया और वहाँ राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, मदद की जा रही है एक दोस्त के तौर पर, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑपरेशन दोस्त, ये 2023 में तुर्की में जो भूकंप आया था, तो भयानक भूकंप आया था, तो उस वहाँ पर राहत अभियान चलाया गया था। फिर ऑपरेशन मैत्री है, 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था उस समय राहत अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन रेनबो, श्रीलंका में 2004 में जो सुनामी आई तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था तो वो राहत अभियान चलाया था। ऑपरेशन कैस्टर, ये मालदीव में 2004 में सुनामी की वजह से जो नुकसान हुआ था उसके लिए। कुछ और भी राहत अभियान है, उसका नाम नहीं रखा गया था, जैसे 2011 में जापान में सुनामी को लेकर एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँची थी। म्यांमार में जो चक्रवाती तूफान नरगिस की वजह से 2008 में बहुत नुकसान हुआ था तो फिर मदद भेजी गई थी। अमेरिका को भी 2005 में हैरिकेन कैटरीना चक्रवात आया था, उस दौरान पीड़ितों के राहत के लिए सामग्री ये भेजी गई थी। तो खैर ये वाला जो है ना, ये इतना आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में यहीं से पूछे जाते हैं सवाल। अब जब ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कोई विदेशी अभियान की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं कुछ रेस्क्यू अभियान की भी, जैसे ऑपरेशन इंद्रावती, ये 2024 में हैती एक देश है, वहाँ पर क्रिमिनल गैंग की हिंसा के दौरान जो भारतीयों को वहाँ से निकाला गया वो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती। एक और है, ये देखिए ऑपरेशन अजय, ये 2023 में हमास इजराइल युद्ध के दौरान लोगों को वहाँ से निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन कावेरी, ये 2023 में सूडान में जो गृह युद्ध हुआ तो उस दौरान भारतीयों को निकाला गया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन पर जो रूसी हमला हुआ उस दौरान यूक्रेन से लोगों को निकाला गया तो वो ऑपरेशन गंगा कहलाया था। ऑपरेशन राहत, ये 2015 में यमन में संघर्ष के दौरान वहाँ जो भारतीय फंसे थे तो उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब पीडीएफ में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर फ्री कोर्स में वहाँ देखिएगा तो डेली का करंट अफेयर्स फ्री में अवेलेबल है। और ख़ास बात है कि हम जो करंट अफेयर्स दे रहे हैं ना, उसमें हर क्वेश्चन, हर टॉपिक का सोर्स भी बता रहे हैं। आप जब पीडीएफ देखेंगे, देखिएगा ज़रूर, तो वहाँ पर जैसे जो जो कंटेंट जहाँ जहाँ से लिए गए, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका की जो वो जो एजेंसी है जहाँ जिसने ये कहा कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होगी, उसकी वेबसाइट का लिंक, तो ये सारे कुछ तथ्यों के साथ हम करंट अफेयर्स को कंटेंट देते हैं, ताकि अगर आपको मतलब कुछ और भी डिटेल देखनी है, किस चीज़ को पढ़ना है, समझना है कि करंट अफेयर्स आखिर कैसे बनाएं, कैसे लिखें, तो आप उस न्यूज़ को पढ़िए, फिर हमारे कंटेंट को पढ़िए, समझ में चीज़ें आएंगी, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा जैसे कई सारे विधेयक जो लोकसभा में पास किए गए हैं, तो उन सब का ओरिजिनल जो वो विधेयक है उसका पीडीएफ का लिंक भी मैंने दे दिया है, तो कई सारी चीज़ें। और हाँ, आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स की अगर शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप पर 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो इस एग्जामिनेशन के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया हुआ है, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल का है। इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं करंट अफेयर्स के, अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा, मतलब अभी से जैसे आज जो तारीख है उससे 365 दिनों तक, ठीक है, 2026 के आपको मार्च एंड तक यह अपडेट आपको मिलता है, मतलब जिस दिन लेंगे उससे 365 दिनों तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। पिछले मिलेगा, जैसे वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज, जैसे आप टेस्ट देख सकते हैं कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी है, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। और ये पीडीएफ जो है ना कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर MCQ नोट्स होता है, वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो काम आएगा आपके
शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले पर जाइए, सर्च कीजिए और फिर वो देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि 71st BPSC के लिए GS फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये 4th बैच है और अब एडमिशन लगभग क्लोज होने वाला है इसका, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके क्लासेस चल रहे हैं शानदार ढंग से, पूरी टीम है, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको बताऊँ कि यूपी PCS का जो निकला हुआ फॉर्म ना इस बार का, उसके लिए भी बैच चल रहे हैं। और कुछ वनडे एग्जामिनेशन के, जैसे दिल्ली पुलिस का आ रहा है, आ रही वैकेंसी 42,451, उसके लिए बैचेज लॉन्च हो चुके हैं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। क्लासेस 1 अप्रैल से है। बिहार सिपाही भर्ती, इसका बैच स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च से इसके क्लासेस रेगुलर हो जाएंगे। और इतने सारे, मात्र यही प्राइस है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हो या फिर आपके जानने वाले तो ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि फीस बढ़ जाएगा। इस तरह से ग्रुप डी के लिए इसके तो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, और फीस सबके लिए है, तो इसलिए बहुत कम रखा गया, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना आप शार्प लर्निंग ऐप पर। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष कहिए 2025-26 की पहली छमाही यानी अप्रैल से लेकर सितंबर में 2025 में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के जरिए कितना कर्ज लेने का फैसला किया? लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज है उसके जरिए आंसर क्या होगा? 8 लाख करोड़ रुपए। सरकार 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रही है, नया कर्जा लेने जा रही है अपने खर्चे को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू का जो बिजनेस लाइन है उसकी खबर है, और इसका भी लिंक मैंने PDF में दे दिया है ताकि आप डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय ने ये ऐलान किया, घोषणा कर दी है। दरअसल क्यों लिया जा रहा है? तो राजस्व की कमी है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। पूरे वित्त वर्ष में जो है ना वो 25-26 में 14.82 लाख करोड़ रुपए का नया कर्जा लेना है सरकार को, और पहली छमाही में 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ डेटा भी मैंने दे दिया है कि देखिए, जब मैंने करंट अफेयर्स बताया था ना केंद्रीय बजट का, अगर वो आप वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ बजट का समझ में आएगा, ठीक है। तो जो इनकम के स्रोत है ना, उसमें से 24% जो है ना टोटल इनकम में से 24% सरकार बोरोइंग कर रही है एंड अदर लायबिलिटीज़ कर रही है। मतलब सरकार ज़्यादातर कर्जा ले रही है 24%। ये देखिए, पूरा जो जहाँ जहाँ से इनकम आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? बोरोइंग है। और ये कितना है? 14,82,000 करोड़ रुपए। तो उसी में से और जब इतना लोन ले रहे हैं तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो खर्चा जो है ना वो इंटरेस्ट पे में 20% तक चला जा रहा है, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए क्या है, क्यों ले रही है सरकार खर्चा? राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या हुआ? मतलब कि सरकार का जो कुल राजस्व है ना, जो टोटल इनकम है और टोटल खर्चा है, उसके बीच का जो अंतर है ना, उसको पाटने के लिए, मतलब कि बिना लोन लिए जो इनकम आ रहा है और बिना ब्याज चुकाए जो हम खर्चा कर रहे हैं, सरकार कर रही है, उसके बीच का जो अंतर है वही बहुत बड़ा है। और ये GDP का 4.4% रहने का अनुमान है, काफ़ी ज़्यादा है ये, ठीक। तो इसको पूरा करने के लिए सरकार जो है ना वो उधार ले रही है, यानी कर्जा ले रही है एक तरह से कह सकते हैं। और ये अलग अलग तरीके के 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 और 50 साल की अवधि का प्रतिभूतियाँ जारी करेंगी, यानी बॉन्ड जारी करेगी सरकार, सिक्योरिटी बॉन्ड, ठीक है। तो सरकार बॉन्ड जारी करेगी, उतने साल बाद फिर एक मतलब सरकार ये तय करेगी इतना ब्याज देंगे हम, और चूंकि ये सिक्योर होगा तो इसलिए इस पर लोग भरोसा करते हैं, और लोग और जो तमाम इंडस्ट्री है वो भी इसको परचेज कर सकती है, ठीक है। तो ये पूरा ये उम्मीद देखने को मिल रहा है। अच्छा, राजकोषीय घाटा जो है ना वो 25-26 में करीब 15,68,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, और इसके जो 14 लाख समथिंग तो कर्जा ले रही है, बाकी अन्य सोर्स से ये खर्चा करेगी सरकार, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें रहीं, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ एक और चीज़ आपको बताऊं, इम्पॉर्टेंट बात है कि मार्च 2025 तक जो विदेशी ऋण सहित जो विदेशी कर्जा है
उसके समेत भारत सरकार पर टोटल जो लोन है ना वो 185.11 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कितना? 185,11,000 करोड़ रुपए। मतलब लगातार लोन सरकार लेती जा रही है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 56.8% है। अब आप कहेंगे कि लोन लेना अच्छा है या बुरा है? देखिए, दोनों चीज़ें, लोन लेना अच्छा भी है, लोन लेना बुरा भी है। ठीक है, अगर लोन लेकर आप अपने समृद्धि को बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उसको यूटिलाइज करके आप डेवलपमेंट के बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा होने वाला है, रिटर्न होने वाला है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पैसा है ही नहीं और इसलिए हम लोन ले रहे हैं ताकि बस मौज मस्ती कर सकें या हमारा सरकार का खर्चा चलता रहे, हम लोगों को दिखा सकें कि देखिए हम बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं, लेकिन सब कुछ कर्जे में चल रहा है, तो ये नुकसान होता है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये रहा, देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने कुल 104 मेडल के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त कर लिया? आंसर होगा इसका हरियाणा। हरियाणा ने इतना 104 पदक प्राप्त किए। तो खेलो इंडिया ये पैरा गेम्स, पैरा गेम्स का मतलब क्या हुआ? जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो सब इसमें खेलते हैं। तो ये दूसरा संस्करण था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। 2025 में आयोजन दिल्ली में हुआ था, 3 स्टेडियम में हुए थे, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज। तो वहाँ पर यह आयोजन हुआ था और इसमें हम लोग देखेंगे हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा ने टोटल 104 मेडल प्राप्त किए, उनमें से 34 गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर है 39 और 31 ब्रॉन्ज मेडल है। सेकेंड स्थान पर रहा है तमिलनाडु, जिसने टोटल 74 मेडल प्राप्त किए और गोल्ड 28 मेडल है। उत्तर प्रदेश है, उसके बाद फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, दिल्ली है, पंजाब और 10th स्थान पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित कर दिया, तो इसमें जाली पासपोर्ट या फिर वीज़ा का या जाली वीज़ा का उपयोग करने पर क्या सज़ा का प्रावधान है? आंसर का 7 साल की जेल और 7 साल तक की जेल, 7 साल नहीं, 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये तक का मतलब क्या हुआ? मतलब इससे कम भी लगाया जा सकता है, 2 लाख भी, 2 साल का भी जेल हो सकता है और 7 साल अधिकतम हो सकता है। ठीक है, 10 लाख तक का जुर्माना मतलब 2 लाख भी जुर्माना हो सकता है और 10 लाख तक भी जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, इसका लिंक भी मैंने PDF में दे दिया है। और इस बिल का जो विधेयक है ना, उसका ओरिजिनल जो कॉपी है उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये बिल पेश किया गया था और लोकसभा में, और इसको मार्च में अभी पारित कर दिया गया। और गृह मंत्री का ये कहना है कि हम देश की सुरक्षा को इसके ज़रिए मजबूत करेंगे, अवैध रूप से जो लोग आ रहे हैं उनको जेल में भरेंगे। ठीक है, उनके लिए कोई इन्होंने यही कहा कि हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो दुनिया के अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, वही बात जैसे कि ट्रंप साहब बोल रहे हैं और धक्के मार के निकाल रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने भी कहा है। अब विधेयक के कुछ प्रावधान के बारे में जान लें। जो कोई भी जानबूझकर जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज या कहें वीज़ा उसका उपयोग करेगा या आपूर्ति जो है वो भारत में भेजेगा या फिर किसी को वो खुद आए कोई ऐसा गड़बड़ करके, तो कम से कम 2 साल का कारावास से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है जेल, और 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति अगर वैध पासपोर्ट या वीज़ा सहित अन्य दस्तावेज के बिना भारत की यात्रा करता है तो फिर उस पर भी मतलब 5 वर्ष तक का कारावास, जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों, ये सब हो सकता है। यहाँ तक कि सरकार ये कह रही है कि होटल, यूनिवर्सिटी और अदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, तो उनको भी अगर कोई विदेशी वहाँ आता है तो थाने में सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि निर्धारित अवधि
और उससे अधिक समय तक जो भी व्यक्ति ठहर रहे हैं विदेशी, तो उन पर नज़र रखी जा सके। ठीक है, और ये विधेयक केंद्र सरकार को उन स्थानों पर नियंत्रण करने का भी अधिकार देगा जहां पर विदेशियों का अक्सर आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो इस कानून में ये इस विधेयक में इन कानूनों को जो है निरस्त करने का प्रावधान है, क्योंकि वो सारे जो कानून में प्रावधान थे ना, उनको सुधार करके और पूरा नया ही कर दिया गया है। ठीक है, नया कौन सा कानून कर दिया गया? तो ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 में। तो कौन कौन से यही है? पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, विदेशी अधिनियम और आवर्जन अधिनियम। ये सब जो निरस्त हो जाएंगे अगर दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं इस विधेयक पर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, लोकसभा ने मार्च 2025 में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। तो इसमें बैंक खाता धारक को, यानी जो अकाउंट होल्डर है, उसको कितने नॉमिनी बनाने का अधिकार होगा? आंसर होगा 4। टोटल 4 नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। और ये जो संशोधन बिल है ये पारित कर दिया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि 1 नॉमिनी बनाए जा सकते थे, लेकिन अब इसमें 4 नॉमिनी का भी प्रावधान कर दिया गया है। 4 नॉमिनी मतलब उसको एक साथ वो भी कर सकते हैं कि इक्वल डिवाइड हो जाए, और या फिर ये भी कर सकते हैं कि ये पहला नॉमिनी, अगर ये भी नहीं रहा तो ये दूसरा नॉमिनी, ये भी नहीं रहा तो तीसरा नॉमिनी, ये भी नहीं रहा तो चौथा नॉमिनी, मतलब क्रमशः भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। और इसमें मैं बताऊं कि इसके ज़रिए इन कानून में भी संशोधन का है पूरी बात। जैसे आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया जा रहा है, ख़त्म नहीं किया जा रहा संशोधन, यहाँ पर पिछले में ख़त्म किया जा रहा था कुछ कानून को। ये बैंकिंग विनियम अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और 1980, इन सब में संशोधन की भी बात इसमें कही गई है। ठीक है, विधेयक में ये भी है कि नकदी भंडारण के लिए पखवाड़े की परिभाषा कही गई है, मतलब 15 दिन की बात कही गई है। ठीक है, नॉमिनी का प्रावधान मैंने आपको बताया, जैसे कि अधिकतम 4 नॉमिनी दे सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पर, बता सकते हैं बैंक को। ओके, और कुछ महत्वपूर्ण और सी चीज़ें हैं, जैसे कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर निदेशक पद के लिए पर्याप्त ब्याज को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए रखने का इसमें प्रस्ताव है। सहकारी बैंकों में निदेशक यानी अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर तो उनका कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि इससे बेहतर बैंकिंग की स्थिति हो सकेगी। लेकिन जब ये चर्चा हो रही थी ना इस विधेयक पर, तो संसद में बहुत सारे सवाल उठे कि बैंकों में अब बहुत ज़्यादा अलग अलग चार्जेज काटे जा रहे हैं और इसके ज़रिए नागरिकों का दोहन किया जा रहा है। ठीक है, नागरिकों के रुपए का दोहन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26, उसके अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितना हो गया? आंसर होगा 48.8%। इतना हो गया है सामाजिक सुरक्षा कवर। अब इस सामाजिक सुरक्षा कवर का मतलब क्या हुआ? कवरेज, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार इतने % लोगों को, और ये न्यूज़, हाँ ये ILO की जो ग्राफिक्स है वो है, और साथ में PIB ने भी जारी किया है। ठीक है, तो इसमें ये है कि इतने % लोग जो ना देश के, उनको सरकार वित्तीय रूप से, नगदी रूप से सहायता पहुंचा रही है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, इतने % लोग। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की ये रिपोर्ट है, इसी में ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये है कि 2021 में 24.4% था, अब इंक्रीज डबल हो गया है, 48.8% ये हो गया है। मतलब कि भारत की 48.8% आबादी को नकदी लाभ सरकार दे रही है। हालांकि सरकार का आंकड़ा में थोड़ा सा फर्क है। भारत सरकार का जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसका कहना ये है कि करीब 65%, कितना
65% यानी 92 करोड़ लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ तो ले रहे हैं, चाहे वो नकदी हो या वस्तु हो। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो बात कही गई ना 48%, ये नकदी की बात कही गई। ठीक है, और सरकार कह रही है कि अगर हम इसमें जोड़ेंगे वस्तु को भी, वस्तु भी दिया जा रहा है, तो इसके तहत ये कितना हो जाएगा, 65% ये हो जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो केंद्रीय जो श्रम मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने ये बातें कही हैं। ठीक है, और कहा कि ये जो आंकड़ा बढ़ा है ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का मतलब क्या हो, मतलब कि सरकार या किसी संगठन के द्वारा नागरिकों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, जैसे पेंशन योजना देख ली, बुढ़ापे के समय जो पेंशन दिया जा रहा है, इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें हो रही हैं। ओके, स्वास्थ्य सुरक्षा देख लीजिए, जैसे आयुष्मान भारत है, ESI है, दिव्यांगों को सहायता की जा रही है, वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ दिया जा रहा है, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा सरकार दे रही है, उसके लिए जैसे PM जीवन ज्योति बीमा योजना है, PM सुरक्षा बीमा योजना है। ये सब जो है ना, इन सबको, इसी को हम कहेंगे कि ये पूरा सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है वो बढ़ा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में मार्च 2025 में आयोजित हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया? आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या है अभ्यास, प्रचंड प्रहार, तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने हिस्सा लिया। ओके, अरुणाचल प्रदेश में। अब कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में नौसेना कहाँ से पहुँचे, तो भाई उनकी पूरी टीम पहुँची थी। ठीक है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके, उनके कमांडो थे वहाँ पर। और कुछ जो वीडियो है ना, ये जारी किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, ईस्टर्न कमांड के द्वारा, तो ये देखिए आप। ठीक है, किस तरीके से ये एक्सरसाइज किया गया है, युद्धाभ्यास। इंडियन आर्मी के पूर्वी कमान के अंतर्गत ये हुआ है त्रिसेवा एकीकृत बहु डोमेन युद्धाभ्यास प्रचंड प्रहार, मतलब तीनों सेनाओं ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें लंबी दूरी की टोही विमान हो गए जो देख रहे हैं आप, UAV, इसके अलावा सशस्त्र हेलीकॉप्टर हैं ये देख रहे हैं आप, अंतरिक्ष आधारित जो चीज़ें हैं वो सब ये करके ये एक्सरसाइज पूरा किया गया। जैसे एक युद्ध में, जैसे चीन की सीमा के पास ये हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त युद्ध की स्थिति में जो हमें चीज़ें करनी है वो हम अभी प्रैक्टिस करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ताकि युद्ध के समय मजबूती से डटे रहें, खड़े रहें। तो दोस्तों, मित्रों और छात्रों, बच्चों, ये शानदार करंट अफेयर्स रहा आपके लिए। और फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, मैराथन वीडियो आ रहा है लाइव जनवरी से मार्च तक का, 4 अप्रैल की सुबह 10 बजे लाइव आपको रहना है। मैं तो रहूँगा ही, आप भी लाइव रहेंगे। नॉन स्टॉप MCQ ये होगा। तमाम एग्जामिनेशन जो भी हैं उन सब में काम आने वाला है ये। ठीक है, और करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान भी अवेलेबल है, चाहे ISPCS मेंबरशिप प्लान हो, चाहे बेसिक मेंबरशिप प्लान हो। इसके अलावा अलग अलग कोर्सेज भी चल रहे हैं। BPSC के लिए GS स्पेशल फाउंडेशन बैच चल रहा है, UP PCS के भी बैच चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस का जो लॉन्च होने वाला है उसके लिए तैयारी अभी से चल रही है, बिहार सिपाही की तैयारी चल रही है, RRB ग्रुप D, UP पुलिस उसके लिए तैयारी चल रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच। शार्प लर्निंग ऐप है ना, तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। ओके, बाय।